नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने केदारनाथ धाम यात्रा की ताज़ा अपडेट लेकर आया हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा या चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा में अभी भी जो वहां की स्थिति है वो सामान्य नहीं हुई है। कल 3 मई के दिन वहां बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है, जब आप केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो भैरव गदेरे के पास एक बहुत बड़ा जो ग्लेशियर है वो टूट के गिर गया है और ग्लेशियर गिरने से जो पैदल मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि भैरव गदेरे के पास से ही बीच में ग्लेशियर को काट कर रास्ता बनाया गया था। उसी ग्लेशियर के बीच से हम सभी यात्रा करते हैं, लेकिन जब ग्लेशियर टूट गया तो वो पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है। और एक बात अच्छी ये रही कि 3 मई के दिन यात्रा जो थी वो पूरी तरह से बंद थी, तो किसी तरह की कोई हादसा नहीं हुआ। उस समय वहां से कोई भी व्यक्ति नहीं निकल रहा था और वो रास्ता अभी फिलहाल जो है बंद है। उम्मीद है कि आज के दिन उस ग्लेशियर को काटकर फिर से रास्ता बनाया जाएगा और उसी रास्ते से श्रद्धालु जब मौसम सही हो जाएगा तब निकलेंगे। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अभी 4 मई, 5 मई, 6 मई को भी बर्फबारी और बारिश की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ये मान के चलिए अभी 6 मई तक तो केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जाना सही नहीं है। और ऐसे भी वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -1 से लेकर -4 डिग्री के आसपास रह रहा है और इस टेम्परेचर में वहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल होता है और लगभग हर एक जो वहाँ पर सुविधाएं हैं वो भी महंगी हो गई हैं। होटल्स ले ले, कैंप जो टेंट दोबारा बनाए जाएंगे वो भी काफ़ी महंगे होंगे। तो अभी आप कुछ दिन इंतज़ार करें, जब सामान्य स्थिति हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करा के यात्रा करें। अभी आगे और भी जानकारियां हैं, तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए। लगभग 14,000 जो श्रद्धालु हैं वो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के आसपास रोके गए हैं और सामान्य स्थिति होने का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो अभी जो फिलहाल जो है बहुत सारे श्रद्धालु समझ लीजिए कि आप एक तरह से फंसे हुए हैं, होटल्स में रुके हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बाकी जो धाम है, गंगोत्री धाम की यात्रा हो, यमुनोत्री धाम की यात्रा हो या बद्रीनाथ धाम की यात्रा हो। बद्रीनाथ धाम में भी स्थिति जो है ऐसी ही है। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और उसके साथ साथ बारिश हो रही है। तो अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रशासन ने आपसे अपील की है कि जोशीमठ या पीपल कोटी से आगे उन्हीं श्रद्धालुओं को जाने के लिए बोला जा रहा है जिनकी वहाँ पर पहले से होटल की बुकिंग है, क्योंकि वहाँ भी जो ठंड है बहुत ही ज़्यादा है। और उन्हीं श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि अगर आपकी वहाँ पर प्रॉपर रुकने की व्यवस्था है तो ही आप आगे की यात्रा करें, नहीं तो कुछ दिन इंतज़ार करें। वहाँ भी जब स्थिति सामान्य हो जाए उसके बाद ही जाएं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फबारी हुई है और यहाँ तक कि प्रशासन ने वहाँ पर आग जलाने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है ताकि जो श्रद्धालु वहाँ पर ठंड से परेशान है उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम की यात्रा की बात करें तो ये यात्राएं चल रही हैं, प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन इन रास्तों में भी रास्ता जो है वो ब्लॉक होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि कई जगह जो है लैंडस्लाइड हो जाती है। गंगोत्री धाम में खास तौर पर एक जगह पड़ती है बंदरकूट करके, जहां पर अक्सर देखा गया है कि वहां पर लैंडस्लाइड होती है और वहां रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं। कल या परसों के दिन भी वहां रास्ते बंद हो गए थे 1-2 घंटे, जब वहां पर फिर लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही आप चार धाम यात्रा करें। दोस्तों, कुछ जानकारी केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में और आपको बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आप मौसम ठीक होता है, आप केदारनाथ धाम की यात्रा मान लेते हैं अगर करना चाहते हैं, तो किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये कि मौसम ठीक हो गया, मान लेते हैं 6-7 मई से मौसम ठीक हो गया, उसके बाद आप यात्रा करने के लिए जा सकते हैं।
लेकिन कौन कौन सी स्थिति है आपको यात्रा करनी चाहिए या आपको और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। 7 तारीख को अगर आप यात्रा करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी यात्रा में। सबसे पहली बात तो ये, जो 7 अगर मई के आसपास आप यात्रा करते हैं तो आपका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहेगा। आपकी यात्रा जो है वो महंगी आपको पड़ेगी, क्योंकि 7 तारीख के आसपास भी सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि इतना कुछ वहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है। सारे टेंट कैंप सारे वो बिखर गए हैं। खाने पीने के लिए बहुत सारी जो सामान है जो मंदिर के आसपास मिलती है, उसको भी जाने में वहाँ पर जो चार्जेस है वो भी थोड़े महंगे हो जाएंगे। तो आप जब वहाँ पर कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, खाने के लिए खाना हो या पैकेट बंद जो भी आइटम है, तो वो भी आपको कॉस्टली पड़ेगा। दूसरी, आपको होटल टेंट कैंप काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। और जब 7 मई के आसपास जाएंगे तो जो लोग पहले से सोनप्रयाग या रुद्रप्रयाग में रुके हैं वो लोग भी जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको दर्शन करने में भी काफ़ी लंबा समय लाइन में लगेगा, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ हो जाएगी। और उसके साथ साथ ठंड ज़्यादा है, तो आपको पैदल ट्रैकिंग करते समय आपको लगेज भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैकेट्स भी हो सकता है एक की बजाय 2-2 जैकेट आपको रखनी पड़े, और जैकेट ऐसी रखनी पड़े जो कि -1 डिग्री तक टेम्परेचर या -2 डिग्री तक टेम्परेचर को थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, वो ठंड से राहत आपको दिलाए। आपको ग्लव्स रखने होंगे, कैप रखना होगा, मोफलर रखना होगा, और लगभग कह सकते हैं ठंड की वजह से आपको ज़्यादा ही कुछ लगेज रखना पड़ेगा, तो जिससे पैदल ट्रैकिंग करने में भी आपको मुसीबत होगी। नॉर्मल पैदल चलने मुश्किल है, तो आप अगर ज़्यादा बड़ा बैग हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं पैदल ट्रैकिंग में भी दिक्कत आएगी। और अगर आप कुछ दिन और रुकते हैं, जैसे कि 7 मई की बजाय आप 15 मई के आसपास यात्रा करते हैं, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब तक टेंट कैंप जो गिर गए हैं वो भी सही हो जाएंगी, व्यवस्थाएं जो है वो भी सही हो जाएंगी। हो सकता है उस समय जो टेम्परेचर है वो माइनस की बजाय आपको 1-2 डिग्री के आसपास रहे, तो इतना ज़्यादा लगेज की भी ज़रूरत ना पड़े। आपका जो बजट यात्रा है वो भी उस समय हो सकती है, क्योंकि जब सब कुछ सुनिश्चित ढंग से चल रहा होगा तो हो सकता है आपको टेंट और जो होटल्स हैं वो भी कम प्राइस में मिले। तो ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और यात्रा के बारे में मैं आपको हर एक जानकारी देता रहूँगा। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप पैदल ट्रैकिंग करके केदारनाथ धाम मंदिर जाना चाहते हैं तो आपके शूज़ जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, और नए शूज़ लेकर अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो उन शूज़ को पहले 2-3 दिन 4 दिन पहन कर देख ले कि उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और उसके बाद ही उन शूज़ को सिलेक्ट करें। क्योंकि कई बार देखा गया है नए शूज़ आप सोच लेते हैं ट्रैकिंग करनी है, लेते हैं और ट्रैकिंग वाले शूज़ लेते हैं, लेकिन उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी डालते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और अच्छे से यात्रा करें, इंतज़ार करें सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद ही 4 धाम यात्रा करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा से संबंधित, तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, हम आपको वहाँ पर पूरी जानकारी दे देंगे। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। ये थी केदारनाथ धाम 4 धाम यात्रा की ताज़ा अपडेट। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।